बोलिए भारत माता की। जरा इधर से आवाज नहीं आ रही भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके भी बहुत ही प्रिय यहाँ के प्रत्याशी श्री R.K. सिंह पटेल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चित्रकूट के लवकुश चतुर्वेदी जी, जिला अध्यक्ष बांदा संजय सिंह जी, रामकिशोर साहू जी, ब्रिजकिशोर गुप्ता जी, बालमुकुंद शुक्ला जी, हमारे रामकेश निषाद जो जल शक्ति मंत्री हैं, अशोक जाटव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुनील पटेल जी, हमारे रमेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व सांसद, अविनाश चंद्र द्विवेदी जी विधायक मानिकपुर, प्रकाश द्विवेदी जी विधायक बांदा, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भरी दोपहरिया में गर्मी में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, जो मैं इस चुनावी सभा में इतनी गर्मी में भरी दोपहरी में, लेकिन जो मैं उत्साह आप में देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं और जो मेरे कानों में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आप लोगों ने यहां से R.K. सिंह पटेल जी को फिर से सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, मेरी और भी खुशी बढ़ जाती है जब मुझे ऐसी पावन धरती पर, संस्कृति से ओत-प्रोत की धरती पर और जिस धरती पर, पुण्य धरती पर प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष जिन्होंने वास किया हो, ऐसी पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिले, मैं ऐसी धरती को बारंबार नमन करता हूं। चित्रकूट, जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया है, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिले, मैं पुनः ऐसी धरती को नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती भी है, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के साथ जो उन्होंने कठोर जीवन जीकर देश को की अखंडता के लिए अपना सारा जीवन लगाया, ऐसी महान आत्मा को भी मैं आज नमन करता हूं और जन्म जयंती पर उनको याद करता हूं। ये चुनाव की बेला है और मुझे आप लोगों से एक बात का तो मन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन मित्रों, हमें यह भी जहन में होना चाहिए, हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से बन रहे हैं।
तो मोदी जी के भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवी में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है, और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर.के. सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये आज फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजनीति का चाल चरित्र, राजनीति का चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, आज जवाबदेही की राजनीति हो गई है, आज सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति हो गई है, और आज राजनीति विकासवाद की हो गई है। मैं देख रहा था कि आर.के. पटेल जी भी आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। कभी आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना कि उसने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा? सुना भाई? कभी सुना? ये संस्कृति मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया। मित्रों, आज आपको खुशी होगी, मैं देश की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं दुनिया के दृष्टिकोण से। एक समय था जब भारत को पिछलग्गू देश कहा जाता था, पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। एक समय था जो हम दूसरों को देखा करते थे और उनके पीछे चला करते थे। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ा रही है। कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया की अर्थनीति गड़बड़ा गई है, चाइना की गड़बड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की गड़बड़ा गई है, जापान की गड़बड़ा गई है। लेकिन इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल पहले 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें नंबर पर भारत खड़ा है, 5वें नंबर। और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था। हम कभी दवाई मंगाया करते थे, हम कभी दवाई मंगाया करते थे, आज भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। दुनिया में हम दवाई बेचने वालों में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, और सबसे सस्ती
और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया, 106%। ये आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, आपके हाथ में मोबाइल। ये जो मोबाइल है 10 साल पहले इसके ऊपर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर आके खड़े हो गए, चौथे नंबर से। 10 साल पहले दिवाली के दिन आप जो गणेश भगवान लाते थे, वो गणेश भगवान भी मेड इन चाइना का होता था। आज भारत दुनिया को मूर्तियां बनाने में आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आर.के. पटेल जी ने आपको बताया, मैं थोड़े से 2-3 बिंदु के पर खाली ध्यान आपका आकृष्ट करूंगा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, नारी शक्ति, सबको मजबूती देने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों ने काम किया है। आज 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसका अंतर यह पड़ा है कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी बोलता है कि भारत की गरीबी से रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए हैं। यह बदलता भारत है, यह हमको ध्यान रखना। और IMF यह भी बोलता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह बदलता भारत है। और आपको जानकर खुशी होगी, पटेल साहब को भेज दीजिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक चलती रहेगी और हर गरीब को भोजन मिलने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पटेल जी लंबे समय से MLA रहे हैं, 3 बार MLA रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, पूछो इनसे। हम लोग, मैं 1993 में विधायक बन गया था। हम लोगों को, पटेल जी आप बताइएगा सच बोल रहा हूं कि नहीं, हम लोगों को साल में एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिलते थे, 2 मकान, वो भी बनते नहीं थे। और वो भी बनते नहीं थे, कागज में बन जाते थे 2 मकान। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बन गए, 4 करोड़। और कैसे मकान? पक्के मकान। और मकान में ड्राइंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन में गैस का सिलेंडर, कोर्टयार्ड। और अब प्रधानमंत्री जी ने तय किया है आपके बिजली का बिल 0 कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। और हर घर पे प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना, इसको लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, आपके घर में बिजली मुफ्त हो जाएगी। और जो आपके खर्चे से बिजली बचेगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपके आमदनी का जरिया बन जाएगा। ये बनने वाला है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में और उसके साथ साथ जो गैस का सिलेंडर है, अब सिलेंडर नहीं आएगा, अब सस्ती गैस पाइप से आपके घर तक पहुंचेगी। इस तरीके की व्यवस्था की जाए। मित्रों, अभी अभी आयुष्मान भारत के बारे में पटेल साहब आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनाई, दुनिया की, आयुष्मान भारत। और मुझे खुशी है कि मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्री था। 9 महीने में यह योजना बनाई। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग और गरीब लोग, भारत की 40% की आबादी। और यह जाति के नाम पर नहीं है, गरीबी के नाम पर है और प्रोफेशन के नाम पर है।
किसको मिलता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया, सालाना हेल्थ कवर दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी, आपको जानकर के खुशी होगी, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इस देश में जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, कहीं का भी रहना हो, और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, पटेल जी को चुनाव जिता के भेज देना। आयुष्मान भारत में मोदी जी 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे, 5 लाख। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? एक जमाना था, हम और पटेल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, मेरे गांव में कैंसर का पेशेंट है, बड़ा गरीब है, इसके इलाज के लिए पैसे दीजिए, नहीं तो इसका जमीन बिक जाएगी, इसका मकान बिक जाएगा, इसका खेत बिक जाएगा। आज आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर और अपना अंगूठा लेकर के वो हॉस्पिटल में जाकर के दबाता है और उसका एडमिशन हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि 5 लाख रुपए मोदी जी ने भेजे हुए हैं, वो इलाज कराता है। और अगर कैंसर का पेशेंट है और मुंबई जाके इलाज कराता है, बांदा का आदमी, तो मोदी जी का पैसा सीधे मुंबई टाटा कैंसर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को इलाज हो जाता है। इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, महिला, सबका सशक्तिकरण का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम किया। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी बहनों के लिए 12 करोड़ स्वच्छता घर बने, इज्जत घर बने, 12 करोड़। मतलब आप समझिए कि 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। यह भी हमको जानना चाहिए। यह है महिला सशक्तिकरण, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज आपका टैक्स का हिस्सा मोदी जी ने 4 गुना बढ़ा दिया है। आज आपका ग्रांट इन एड उत्तर प्रदेश का 4 गुना बढ़ा दिया गया है। एक समय में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य, बीमार था। आज उत्तर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया है और विकास की ओर जा रहा है। अभी अभी इन्होंने आपके सामने चर्चा की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चित्रकूट को भी शामिल कर लिया गया है। अब याद रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आएगा, ये चित्रकूट की, बांदा की तस्वीर बदल देगा और नौजवानों को आगे रोजगार के लिए साधन मिलेंगे। ये भी आप ध्यान में रखिए। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो भी दिया गया। 27 मेडिकल कॉलेज दिए गए, नए मेडिकल कॉलेज दिए गए, यहां भी 27 में नए मेडिकल कॉलेज दिए गए। और उसी तरीके से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, बोलो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया ना। बोलो उसके अगल बगल की जमीन का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विकास हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, ये विकास की कहानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 साल के अंदर मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए लगाए। 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए। आज ये बदलता हुए स्थिति में मैं यहां आया हूं तो एक बात और भी जरूर कहूंगा कि एक समय में बांदा दस्यु प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहां पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी व्यापार छोड़ करके जा रहे थे। बोलो सच्चाई है कि नहीं है?
और आज व्यापारी यहां आकर के व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। ये बदलता बांधा है, ये भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें तो जो कामदनाथ की परिक्रमा है, बोलो उस पर पुष्प वर्षा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? और एक समय भक्तों पर गोली चलती थी कि नहीं चलती थी? याद रखोगे ना गोली चलाने वालों को? याद रखोगे ना? मित्रों, इस तरीके से विकास की नए नए आयाम को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है, ये मैं बताना चाहता हूं। मैं जब बुंदेलखंड में आया हूं तो एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा। केन बेतवा, ये जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, जिससे सारा बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी और किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मालूम है मोदी जी ने कितना सैंक्शन किया है? मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए केन बेतवा के लिए, 44,000 करोड़ रुपए, और उससे बुंदेलखंड रीजन का पूरा बदलाव आएगा। मित्रों, मैंने आपके सामने विकास का पक्ष रखा, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है इसका पक्ष रखा। आप आर.के. सिंह पटेल जी को दिल्ली भेजेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मुझे दूसरा पक्ष भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी आप जानते हो। पूर्णमासी को नमन करने का मजा तब आता है जब अमावस्या आपके ध्यान में हो। आपको वो भी पक्ष याद रखना चाहिए, और वो पक्ष है जो आपने कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में देखा। ये आज गठबंधन गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, शहजादे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखी ना तस्वीर? देखी ना शहजादों की तस्वीर? ये गठबंधन गठबंधन काहे का गठबंधन है? ये दो बातों का गठबंधन है, दो बातों का। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, भ्रष्टाचारियों को हटाना है कि नहीं हटाना है? और ये बचाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आप बताइए, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, न अंतरिक्ष छोड़ा, न आसमान छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के समय में लैपटॉप घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, अनाज का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के मंत्रियों ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से ज्यादा उनके घरों में पाया गया कि नहीं पाया गया? झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? झारखंड के एक मंत्री के, एक एमपी के घर से 300 करोड़ निकले कि नहीं निकले? ये सब भ्रष्टाचारी, ये सब भ्रष्टाचारी। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में है कि नहीं है? आप बताइए, के कविता शराब घोटाले में है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। और दूसरा, ये सब परिवारवाद है, सब परिवारवाद है। फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवारवाद की पार्टी, महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह की परिवार की पार्टी, अखिलेश परिवार की पार्टी,
लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना परिवार की पार्टी। टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, भतीजा भी निकाल दिया। उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन परिवार की पार्टी। ये सारी परिवार की पार्टियां हैं और सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां। बोलो मेरे बात का हाँ पर ना में बताना। बोलो राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए। सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ। संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ। लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ। ये टीएमसी के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो। पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ। अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ। मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ। आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ। टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, जमानत पे हैं। बोलो ऐसे नेताओं को आगे लाओगे क्या? आगे लाओगे क्या? और मैं एक और बात बताता हूं। पहले इन्होंने समाज को जाति के नाम पर बांटा, जाति के नाम पर। जब उससे मन नहीं भरा तो धर्म के नाम पर बांटा। आजकल ये राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर के घूमता रहता है। संविधान की कॉपी। मैंने कहा कभी पढ़ भी लिया कर। जो ये तू ऐसे घूमता, पढ़ भी लिया कर। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा। ये संविधान में लिखा है कि आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होगा। और ये कांग्रेस पार्टी हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे पिछड़ा भाई, हमारे अति पिछड़ा भाई, इनके आरक्षण के अधिकार पर डाका डालकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। बोलो ऐसे डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे क्या? हम संविधान की रक्षा करेंगे ना। हमने किया है, हम करेंगे। कोई भी दलित भाई का, कोई भी अति पिछड़ा का, कोई भी पिछड़े का और किसी भी आदिवासी भाई का आरक्षण का एक पॉइंट भी उसका नहीं जाने देंगे। उसको इंटैक्ट रखेंगे। इस बात पे हम विश्वास करते हैं। कल देखो, पहले जाति के नाम पे बांटा, फिर धर्म के नाम पर बांटा। और एक राहुल गांधी का सिपा सलार है, जब भी विदेश जाते हैं तो वो बड़े बड़े बाल वाले आपने देखे होंगे, वो घूमते रहते हैं साथ में सिपा सलाह, वही सलाहकार बने हैं। उन्होंने क्या किया? अब चमड़ी के आधार पर भारत का डिवीजन कर रहे हैं। चमड़ी के आधार पर क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। चमड़ी के रंग पर की बात करते हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या? अब आप चमड़ी के आधार पर तुम विभाजित करने लगे। एक इनका नेता है डीके सुरेश, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का भाई है, बंगलौर से चुनाव लड़ रहा है। वो कहता है भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट देना चाहिए और दक्षिण का अलग देश बन जाना चाहिए। बोलो ऐसा अलग देश बनने दोगे क्या? ये जोड़ो यात्रा नहीं चलाते, ये तोड़ो यात्रा चलाते हैं। ये जोड़ते नहीं हैं। ये भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के में लोग शामिल हैं। इसलिए मित्रों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, अमृत काल का भारत, आगे बढ़ने वाला भारत है। और एक भारत ये कांग्रेसियों के जमाने में जात पे बांटो, धर्म पे बांटो, चमड़ी पर बांटो, इलाके में बांटो, ऐसा काम करने का दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसी गलत बात कर रहे हैं। मित्रों,
जहां तक आर के पटेल जी का सवाल है, इन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। 35 साल से ये आपके जीवन में आपके साथ काम कर रहे हैं। 3 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद मोदी जी के नाम पर आर के पटेल जी को कमल के निशान पर बटन दबाकर आपने इनको चुनाव जिताना है और बांदा का विकास में अपना योगदान करना है। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? विकास करेंगे ना? इनको जिताएंगे ना? और बांदा के सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं, आप इन्हें चुनाव जिताइए, मैं फिर आऊंगा, आप लोगों के साथ मिलूंगा और गपशप लगा करके और आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जेपी नड्डा जिंदाबाद।